फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको मेरी डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए आज का करंट अफेयर की क्लास चालू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, कौन सी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है नीति आयोग, केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय या योजना आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर है केंद्र सरकार। हाँ जी, केंद्र सरकार ने उन बच्चों के लिए जो अपने माता पिता को खो चुके हैं उनके लिए एक स्कीम चालू की है। स्कीम का नाम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके 18 साल की उम्र तक के बच्चों, कितनी उम्र तक के? 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है। कौन सी स्कीम? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत 23 साल की उम्र पूरी होने तक, कहां तक? 23 साल की उम्र पूरी होने तक बच्चों को केयर्स फंड में 10 लाख एक मुश्त दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए बच्चों को दिए जाएंगे। और सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगी। इन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगी? सरकार। कौन? केंद्र सरकार। इस स्कीम का क्या नाम था? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? कौन सी योजना की? युवा प्रधानमंत्री योजना की। किसके लिए? युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए, यानी कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो इसके ऑप्शन है विज्ञान विभाग, साहित्य विभाग, नीति आयोग या डी उच्च शिक्षा विभाग। तो दोस्तों इसका आंसर है उच्च शिक्षा विभाग। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? उच्च शिक्षा विभाग। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने देश के 30 से कम आयु के युवा, कितनी एज के? 30 से कम आयु के युवा और नवोदित लेखक, जो नए नए लेखक हैं, को प्रशिक्षित करने के लिए, यानी कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। इन लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए, जो ये लेखक है उनको ट्रेनिंग देने के लिए या प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक लेखक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके द्वारा पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसके द्वारा क्या है? पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पावर ग्रिड को स्थानांतरित किया है? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पावर ग्रिड को स्थानांतरित किया है? तो इसके ऑप्शन है खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या डी विद्युत मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर है विद्युत मंत्रालय। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? विद्युत मंत्रालय। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में 220 केवी क्षमता वाले श्रीनगर ले ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को स्थानांतरित कर दिया। किसको दे दिया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को स्थानांतरित कर दिया गया। किसको दे दिया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को स्थानांतरित कर दिया है। यह ट्रांसमिशन लद्दाख का पूरा इलाका राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ता है। यह ट्रांसमिशन क्या करता है? लद्दाख के पूरे इलाके को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? ऑप्शन है एक मिल्खा सिंह, बी बलबीर सिंह सीनियर, सी ध्यानचंद सिंह या डी अशोक कुमार। तो दोस्तों इसका आंसर है बी बलबीर सिंह सीनियर। हाँ जी, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम किस नाम से जाना जाएगा? ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा।
भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलवीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको ट्रिपल ओलंपियन कहते हैं। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। हाँ जी, बलवीर सिंह सीनियर का जो ओलंपिक का रिकॉर्ड था उसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी बनाया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अरुण कुमार मेहता, या सी BVR सुब्रमण्यम, या डी मोहन कुमार सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर है BVR सुब्रमण्यम। हाँ जी, BVR सुब्रमण्यम। केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस, कौन सी बैच के आईएएस थे? 1987। और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, कहाँ के मुख्य सचिव थे? जम्मू कश्मीर के। नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय ने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी, इनको क्या बना दिया गया? ओएसडी। वे 30 जून से वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। कितनी तारीख से? वो 30 जून से वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है। कौन सी बैच के? 1987 बैच के वो आईएएस अधिकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया। इसके ऑप्शन है अमर्त्य सेन, रघु राम राजन, उर्जित पटेल, या डी बिरल आचार्य। तो दोस्तों इसका आंसर है अमर्त्य सेन। हाँ जी, अमर्त्य सेन को स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार, स्पेन का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत, भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह, या बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, या डी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों सबसे पहले तो गृह मंत्री हमारे कौन है? अमित शाह जी है। बी हमारा रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, और डी हमारा स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये बी राजनाथ सिंह ने ये सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है।
इस दौरान राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है। जैसे आपको पता ही होगा कि कोरोना की सेकेंड वेव पहली वेव से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवा दिया। वो ये बताना चाहते हैं कि जो रक्षा मंत्रालय था, उन्होंने भी अपनी दूसरी जो लहर थी उसमें भी अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल, क्या क्या बनाया, कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए है। यानी कि उन्होंने कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए है, जिससे कोरोना से जंग में काफी मदद मिली है। हाँ, इस सेकेंड वेव में लोगों को ऑक्सीजन की बहुत कमी होगी और हॉस्पिटलों की कमी थी, तो डीआरडीओ ने ये ऑक्सीजन उत्पादन और कोविड अस्पताल बना के लोगों को दिए, जिनसे उनको काफी हेल्प मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है। 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है सीरिया, ईरान, इराक या डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों बशर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी है। देश में 26 मई 2021 को हुए चुनावों में असद को 95.1% मत मिले। उन्होंने चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सलाम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए। तो दोस्तों बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? सीरिया के। वो कौन सी बार? चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं सीरिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस एसोसिएशन ने सभी टेनिस कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग के उपयोग को लागू करने की घोषणा की है? निम्न में से किस एसोसिएशन ने सभी टेनिस कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग के उपयोग को लागू करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है बीसीसीआई, ओलंपिक संघ, यूनाइटेड स्टेट टेनिस एसोसिएशन या डी खेल मंत्रालय। दोस्तों इसका आंसर है सी, यूनाइटेड स्टेट टेनिस एसोसिएशन। यूनाइटेड स्टेट टेनिस एसोसिएशन ने घोषणा की कि सभी टेनिस कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक लाइन, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग का उपयोग किया जाएगा। अब से लाइन जज, जो लाइन के जज होते थे, अब यूएस ओपन में शामिल नहीं होंगे। इस फैसले पर नोवाक जोकोविच ने कहा है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग को मंजूरी दी है और वो इस टेक्नोलॉजी के पक्ष में है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।